नमस्कार। भारत और जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। दोनों देशों में समुद्री सुरक्षा, नौसेना सहयोग, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी, सैन्य अभ्यास और रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान ये सहमति बनी। दोनों मंत्रियों ने जापान भारत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अंतर्गत रक्षा सहयोग के निरंतर सुदृढ़ीकरण का भी स्वागत किया। इसके साथ ही एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को साकार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी जताई। अगले वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करेंगे। ऐसे में कितनी अहम है रक्षा साझेदारी की ये नई उड़ान, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो नई दिल्ली में भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। सबसे पहले दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट। नई दिल्ली में भारत जापान रक्षा संबंधों को नई मजबूती मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी का औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद जापानी रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और व्यापक बनाने पर जोर दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, नियम आधारित व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर दोनों रक्षा मंत्रियों ने विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोटो क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप पर संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि भारत और जापान की दोस्ती हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था की आधारशिला बन गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और लंबे समय से चले आ रहे सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करेंगे। कुमामोटो क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हुए नुकसान के प्रति भारत सरकार और भारत की जनता की तरफ से गहरी संवेदना और जापान के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति करता हूँ। एक्सेलेंसी, हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है। एक्सेलेंसी, एशिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करने की इंडिया और जापान की एक अहम जिम्मेदारी है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कुमामोटो भूकंप पर भारत की संवेदनाओं के लिए आभार जताया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज पर चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना की ओर से दी गई मदद की भी सराहना की। बैठक के दौरान समुद्री सुरक्षा सहयोग को लेकर अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी MDA के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान, खोज और बचाव अभियान, मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा में सहयोग को और तेज करने पर सहमति जताई। साथ ही माइन काउंटरमेजर क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो रक्षा क्षेत्र में इसी साझेदारी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। एम्बेसडर C राजशेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, और आलोक बंसल जी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। अपने दोनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं। एम्बेसडर राजशेखर जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह से भारत और जापान दोनों ही स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रतिबद्धता को जताते हैं और इसे जो है पूरी तरह से आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ऐसे में आज दोनों मंत्रियों के बीच, दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है, जो बातचीत हुई है, वो अपने आप में कितना अहम है और इसका रणनीतिक महत्व किस तरह से आप बताएंगे? जी नमस्कार। ये भारत विकसित भारत बनना चाहती है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट हमारा सरकार का ये मोटो है। तो इसमें हिंदुस्तान और जापान
के बीच में स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप है। ये किसके लिए है? तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए। तो उनके टोक्यो के पर्सपेक्टिव से जैसे आपने बताया है, खुले हिंद प्रशांत सागर, ओपन इंडो पैसिफिक महासागर, और ये कोई कोएर्शन यानी यूनिलैटरल चेंज ऑफ स्टेटस को ये काफ़ी देखा है ये 10-15 साल से कि फोर्सबली टू चेंज दी मैरीटाइम बाउंड्रीज। तो इसके एक उदाहरण दूँ तो फिलीपींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया है पिटीशन कि, और वो वहाँ पे जीतने के बाद भी 10वीं एनिवर्सरी अभी हुआ था पिछले महीना, तो फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो लोकतंत्र जापान और भारत एक साथ आके ये स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए और कोई ऐसे एफर्ट्स को रोकने के लिए ये हिंदुस्तान और जापान के बीच में जो आज का उनके रक्षा मंत्री जो आए हैं उनका विज़िट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आता है कि उनके प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके बाद ये फॉलोअप में आया है। और जो आए हैं शिंजिरो कोइजुमी रक्षा मंत्री जी, ये बहुत ही युवा सिर्फ 45 ईयर ओल्ड कोलंबिया एजुकेटेड, ये भूतपूर्व जो कोइजुमी प्रधानमंत्री जी थे उनका दूसरा बेटा है। ये काफ़ी भविष्य में प्रधानमंत्री बनने लायक कामयाब लीडर हैं। तो ये देखें तो जियो पॉलिटिकल बैकड्रॉप क्वाड के प्रति जो अमेरिका का जो यूएस का जो फोकस है वो थोड़ा डाइल्यूट डिफ्यूज़ हुआ है, और वेस्ट एशिया क्षेत्र में जो चल रहा है उथल पुथल, उससे जो रिएक्शन जो रेस्पॉन्स जो लेना है वो जापान और भारत का जिम्मेदारी को और भी बढ़ाता है। तो आज इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट फ्रेमवर्क जैसा हस्ताक्षर हुआ है। इसमें काफ़ी सारे जो विज़न भारत और जापान के बीच में जो विज़न है लीडर्स का, उसको आगे बढ़ाने का वो एक्शन प्लान बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इंफॉर्मेशन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, और जो एक्सरसाइजेस चल रहे हैं जो दोनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में, उनको काफ़ी डीपन और इंक्रीज। इसके तमाम पक्ष हैं, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आलोक बंसल जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक बंसल जी, पहला सवाल आपसे भी यही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जब हम बाउंड्रीज के निर्धारण के लोकतंत्रीकरण की बात करते हैं तो उस दिशा में भारत और जापान की ये साझेदारी कितनी अहम हो जाती है, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, और जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र में जो सुरक्षा माहौल भी लगातार बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए, ये कितना अहम है? आलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजशेखरन जी, आपसे ही बात करना चाहेंगे। जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है उसके तहत सूचनाएं साझा करने की जो बात है वो भी इस पूरे समझौते का एक अहम पहलू निकलकर सामने आता है। तो इससे जब हम समुद्री निगरानी की बात करते हैं या समुद्री मार्गों की सुरक्षा की बात करते हैं, भारत के दृष्टिकोण से ये कितना अहम हो जाता है? जी, ये अभी जो पश्चिम एशिया में जो हो रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के जो ऑब्स्ट्रक्शन, वो देखे तो ये और भी अहम होता है कि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि जापान को भी और भारत को भी वो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी में एक इंटीग्रल पार्ट है। तो उसके लिए जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए दोनों देशों के बीच में आज एक मेमोरेंडम समझौता हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एंटेना एक यूनिकॉर्न एक को डिज़ाइन करके डेवलप करने के लिए भी, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, और लॉजिस्टिकल सपोर्ट अपने पोर्ट्स में के एक दूसरे को अपने फैसिलिटीज़ शेयर करने के लिए, और सर्च एंड रेस्क्यू डिज़ास्टर रिलीफ के लिए,
और रेसिप्रोकल विजिट्स और पर्सनल एक्सचेंजेस के लिए काफ़ी तमाम समझौता हुआ है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम कोई दूसरे देश के साथ हम अपने सहयोग बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी हम जंग के प्रति जा रहे हैं, कोई तीसरे देश के खिलाफ कर रहे हैं। ये ऐसा कि जंपिंग इनटू कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है। जो भारत और जापान अपने आपस में सहयोग बढ़ा रहे हैं इसलिए कि जो स्टेबिलिटी बढ़े और पीस कायम रखे, ताकि अपने दोनों देशों के और रीजनल के सबके भलाई हो और प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट की तरफ हमारा फोकस कायम रहे। बिल्कुल। आलोक बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से बेहद महत्वपूर्ण है आज की ये जो बातचीत हुई है दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच और जो समझौता हुआ है, विशेषकर जब हिंद प्रशांत क्षेत्र की हम बात करते हैं और जब हम बाउंड्रीज के निर्धारण में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसकी भी वकालत करते हैं, उसको देखते हुए कितना अहम है जिस तरह की परिस्थितियाँ इस वक्त वैश्विक परिदृश्य में है उसे देखते हुए। देखिए, जापान और भारत के बीच में जो साझेदारी है ये बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि आज जो रक्षा मंत्रियों के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट MOA साइन हुआ है, ये भारत जापान जो वैश्विक और साझेदारी है और जो विशेष सामरिक साझेदारी है उसके अंतर्गत हुआ है। और इसके अंदर दोनों नौसेनाओं ने ये साझा किया है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, पोत जो रिपेयर्स है, पोतों की जो मरम्मत होनी है उसके लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, साथ ही साथ जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है उसके बारे में मदद करेंगे। और जिससे कि ये जो हमारा एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो हमने कहा है कि एक मुक्त और स्वच्छंद जो हिंद प्रशांत क्षेत्र हो, उसके लिए हम पूरी एक दूसरे से सहयोग करेंगे। और इसके लिए साथ साथ नेवल एक्सरसाइजेज होती रहेंगी, जिससे दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करेंगी और उसका असर ये होगा कि जो दोनों ही देशों के जो सामरिक इंटरेस्ट है वो एक साथ आ जाएंगे। और दोनों ही देश जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के सपोर्टर रहे हैं। जो दक्षिण चीन सागर में जो एक यूनिलैटरल कुछ कदम उठाए गए हैं उनके हम खिलाफ रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जापान की जो तकनीक है और भारत की नौसेना के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने देखा कि जो जापान के रक्षा मंत्री थे वो सर्वप्रथम जो है मुंबई उतरे और वो सबसे पहले पश्चिमी नौसेना कमान गए, जहां उन्होंने नौसेना की जो तैयारियां हैं, नौसेना के जो युद्धपोत हैं उनका निरीक्षण किया, उनको देखा और उसके बाद वो दिल्ली आए। तो जो ये हमारे बीच में जो ये आज रक्षा समझौता मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट हुआ है, MOA जिसे कहते हैं, ये अधिकतर नौसेना और समुद्री सहयोग की ओर आगे बढ़ता है। और ये दो राष्ट्र जो न केवल डेमोक्रेसीज हैं बल्कि दोनों ही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के समर्थक रहे हैं, प्रबल समर्थक रहे हैं। और हम दोनों ही अगर दोनों की नौसेनाएं एक दूसरे से सहयोग करेंगी तो आगे चलकर ये दोनों ही राष्ट्रों के बहुत ही अधिक बिल्कुल सहयोग उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आलोक जी, अभी जिस तरह से आपने बात की जापान की तकनीक की, इसमें एक और बेहद महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है कि जापान ने इस दिशा में भी जो अपनी कूटनीति है उसमें परिवर्तन किया है। पहले क्योंकि जो बहुत डेंस तकनीक होती थी उसको जापान जो है देने में थोड़ा सा उसके नियम अलग थे, लेकिन अब भारत को देने में जापान ने अपने 3+ का जो नियम है उसमें कुछ संशोधन किया है। तो ये अपने आप में किस तरह से भारत के प्रति जो बढ़ता विश्वास है, जापान को सबसे सतर्क देश इस दिशा में कहा जाता है, वो भी दिखाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जापान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बहुत ही ज्यादा सतर्कता के मोड में चला गया था, जिसमें वो किसी भी अन्य राष्ट्र को ऐसी तकनीक नहीं देना चाहता था जो किसी युद्ध में प्रयोग में ला सके। लेकिन धीरे धीरे जो भारत और जापान के बीच में जो सहयोग बढ़ा है उसके अंतर्गत आज जापान भारत को हर तरीके की तकनीक और हर तरीके की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। और हमें इसको समझना चाहिए कि जापान भले ही उसने युद्ध के क्षेत्र में या नौसेना के क्षेत्र में ज्यादा प्रगति ना की हो, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तकनीकों के क्षेत्र में उसकी जो प्रगति रही है वो अविस्मरणीय रही है। उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की है। और भारतीय नौसेना जो एक स्वावलंबी शक्ति के रूप में उभरी है, क्योंकि
हमारी तीनों ही सेनाओं के बीच में अगर देखा जाए तो नौसेना में जो स्वदेशी जो कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा है, और नौसेना अपने युद्धपोत खुद डिजाइन करती है, कुछ खुद बनाती है, और उसमें अगर हमें जापानी इक्विपमेंट और जापानी टेक्नोलॉजी मिलेगी तो नौसेना और ज्यादा सशक्त हो जाएगी, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स सशक्त भी होगी, मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। इन सभी पहलुओं पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है शिक्षा। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए स्कूलों को 296 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। मिड डे मील का बजट बढ़ाया गया। इस्कॉन के साथ समन्वय कर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया। शिक्षा रत्न योजना के तहत वित्तीय सहायता दुगनी की गई। शिक्षा ही लाएगी चेतना, चेतना ही लाएगी नया पश्चिम बंगाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर राजशेखर, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से जापान की तकनीकी विशेषज्ञता है और भारत की उत्पादन क्षमता है, इसको जोड़कर जिस तरह के सहयोग की बात हुई है, जब हम युद्धपोत निर्माण की बात करते हैं, डिज़ाइन की बात करते हैं या अन्य रक्षा सहयोग की बात करते हैं, तो ये मेक इन इंडिया के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? ये जी राजशेखर जी, तो ये इस भारत और जापान के बीच में जो प्रायोरिटी आइडेंटिफाई किया है वो शिप और मैरीटाइम डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफ़ी इसको प्रायोरिटी दिया गया है, क्योंकि भारत में भी ये मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ रहा है। ये जापान के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव, आकर्षणीय एलिमेंट है, क्योंकि जापान के पास जो तकनीकी क्षमता है मगर वो मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस भारत के पास जो बढ़ रहा है, तो इसलिए जो ये विन विन कह सकते हैं दोनों तरफ को, दोनों कंट्रीज़ को भी। और जो बंसल साहब बता रहे हैं कि जो नेवल कोऑपरेशन जो बढ़ रहा है, जो ट्रेडिशनली जो हमारे टोक्यो में भारत दूतावास में जो डिफेंस अटैची हैं वो नेवल बजट में है। जो ट्रेडिशनली जापान बहुत नेवल पावर रहा है काफ़ी साल से, तो ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी भी है। और दूसरी एक बात है कि उनके प्रधानमंत्री जो तानाइची मैडम है, उनके जो पॉलिसी है तो चीन के प्रति काफ़ी स्टर्न रोबस्ट स्टांस है, इसलिए। और दूसरी तरफ से जो जियोपॉलिटिकल वैश्विक क्षेत्र में जो उथल पुथल हो रहा है, जो वेस्ट एशिया जो जंग के लिए वहाँ यूएस पैसिफिक कमांड से एम्यूनिशन को जो ड्रॉ करके इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए जो जापान को भी जो अनिश्चितता और इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है, इन सब बैकग्राउंड एलिमेंट्स के वजह से जापान भारत की तरफ ज़्यादा उत्सुक है कि भारत के साथ कोलैबोरेट करे रक्षा क्षेत्र में भी। और इसी बैकग्राउंड से ये विज़िट को हम देखना चाहिए।
बिल्कुल। आलोक बंसल जी, जब हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात कर रहे हैं और उसमें जो है लोकतंत्रीकरण की बात कर रहे हैं और तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जो सामने आए हैं, ऐसे में फरवरी में भारत जापान इंडोनेशिया का पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक पैसेज एक्सरसाइज हुआ था। तो हिंद प्रशांत में भारत की जो बढ़ती एक बहुपक्षीय भूमिका है उसको भी देखते हुए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। की बात नहीं है कि भारत और जापान का सहयोगी नहीं, बल्कि भारत जापान, जैसे आपने इंडोनेशिया की बात की और अभी जो एक्टिविटी हुई थी उसमें भारत जापान और फिलीपींस की भी बात हो रही है। तो हम जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्र हैं वो भी भारत और जापान के साथ मिलकर सहयोग करना चाहेंगे, क्योंकि ये सब उन चीजों का विरोध करते हैं जिसमें कि कोई भी राष्ट्र यूनिलैटरली जो है स्टेटस को बदलने की कोशिश करता है, जैसे कि कई जगह दक्षिण एशिया में किया गया है, दक्षिण चीन सागर में किया गया है। और इसके लिए जो है दोनों एक दूसरे के साथ एक्सरसाइजेस करेंगे और सहयोग करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब नौसेनाएं एक दूसरे के साथ ऑपरेट करती हैं तो ये आवश्यक है कि उनके पास एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहें कि कल दो नौसेनाएं साथ साथ ऑपरेट करने लग जाएं तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो क्या है, कि जो कम्युनिकेशन है, संचार के माध्यम है, संचार का प्रोसीजर है, ये सब जो है एक दूसरे से वर्कआउट करना होता है। और इसके लिए ये जो है रेगुलर एक्सरसाइजेस जो है होनी चाहिए। और जो भारत की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है जो कि बढ़ती जा रही हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा युद्धपोत के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ता रहा है और अब पिछले कुछ समय में भारत ने कुछ यूनिक अकम्प्लिशमेंट्स रखे हैं। हमने एक दिन में 3 युद्धपोतों को कमीशन किया है, ऐसा भी हुआ है। तो ये दिखला रहा है कि भारत की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। और अगर इसमें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अगर जापानी सेंसर्स और जापान की तकनीक हमें और मिल जाएगी तो हमारी युद्धपोतों की जो क्षमता है वो कई गुना आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि भारतीय नौसेना जो है हिंद महासागर क्षेत्र में तो सबसे बड़ी नौसेना है ही है, लिटरल नौसेनाओं में सबसे बड़ी नौसेना है, पर अब वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी काफी निर्बाध रूप से आवागमन कर रही है। और इस क्षेत्र में जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जो नौसंचालन की बिल्कुल, जो सैन्य अभ्यास की आप बात कर रहे हैं उसी में बेहद महत्वपूर्ण है। वीर गार्जियन 26 में पहली बार जापानी लड़ाकू विमान जो है वो भारत आएंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें नई परियोजनाओं की तो यूनिकॉर्न परियोजना है वो इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक और ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर राजशेखर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से बंसल जी ने भी कहा कि लगातार जो सैन्य अभ्यास है उसमें वृद्धि जो है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और तकनीक का जो हस्तांतरण है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो यूनिकॉर्न परियोजना है, अपनी तकनीक हस्तांतरण की इस तरह की पहली परियोजना है, वो किस तरह से नए द्वार खोलती हुई दिखाई देती है, और जिमैक्स, धर्म गार्जियन और अब वीर गार्जियन जो है वो किस तरह से जो लगातार बढ़ रहा है वास्तविक ऑपरेशन इंटर ऑपरेटेबिलिटी, उसको किस तरह से ये मजबूत कर रहा है? हाँ, जैसे जो लीडर्स के बीच में, जापान और भारत के बीच में जो विज़न है, तो आपस में तालमेल के साथ इंडो पैसिफिक को सुस्थिरता और शांति बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए एक एक्शन प्लान है। इसमें ये ज़रूरी है कि जो सैनिक अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और तालमेल बढ़ाने के लिए तो तीनों आर्मी, नेवी और वायुसेना, जैसे आपने बताया, धर्म गार्डियन, जैमेक्स, वीर गार्डियन, सो ये तीनों सेनाओं के साथ आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए डीपनिंग एक्सरसाइजेस है। और आने वाले दिसंबर में जो 2+2 जो डायलॉग भी होगा फिर से टोक्यो में, हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और जापान के भी विदेश और जापान रक्षा मंत्री के बीच में, तो कि उनका रिव्यू भी होगा।
और जो समझौता हुआ है उनका कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन जो फॉलोअप है उसी में दिक्कत होती है। जैसा आपने बताया कि जापान अभी अभी अपने टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए जो पॉलिसी बदला है, तो जो जब भी जो नया होता है सरकार में भारत के प्रति एक बड़ा गहरा विश्वास दिखाता है और भारत की क्षमताओं को भी ये दिखाता है। राजशेखर जी जी, तो वो है मगर ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो ऊपर से नेता और मंत्री जी के स्तर पे जो निर्णय होता है उसको अमल करने में, नीचे फॉलोअप में, वो उसमें जोर लगाना ज़रूरी है। क्योंकि जो माइंडसेट है जो काफ़ी सालों से कि हम किसी देश के साथ हम शेयर नहीं करेंगे, उसको भारत के प्रति शेयर करना है और साथ काम करना है, जो डाउन द लेन फंक्शनल लेवल तक वो परकुलेट करना, उस पर फोकस करना ज़रूरी है। जो आने वाले जो बिल्कुल इसका फॉलोअप भी होना चाहिए और ज़मीनी स्तर पर भी ये और ज़्यादा उतरना चाहिए। आलोक बंसल जी, आपसे समझना चाहेंगे भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक इसे जीत भी आप मानते हैं, और इसके साथ ही ऑपरेशन खुफिया तकनीक और रक्षा सही उद्योग को जोड़ने के लिए भी एक नया कार्य समूह बनने वाला है, तो इससे जो दोनों देशों के रक्षा सहयोग है उसमें कितनी तेजी और बेहतर समन्वय होगा? देखिए, एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, क्योंकि भारत और जापान दोनों के ही जो इंटरेस्ट हैं यहाँ पे एक साथ आते हैं। पहली चीज तो ये समझना चाहिए कि जिन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को हमने सुरक्षित रखने की बात की है उस पे जापान भी निर्भर है, क्योंकि जापान की जो ऊर्जा की जरूरतें हैं वो भी इन्हीं सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन से जाती हैं, और अगर दोनों ही नौसेनाएं इसको निर्बाध रूप से खुली रखने की चेष्टा करेंगी तो ये हमेशा खुली रहेगी। दूसरी बात, जो भारत का मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है जिसमें कि रक्षा क्षेत्र की प्राथमिकता है, उसमें जब जापानी तकनीक मिलेगी भारतीय प्रोडक्शन फैसिलिटीज के साथ तो एक बड़ी अच्छी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और जो भी भारत सरकार की जितनी भी वर्क फोर्सेज हैं, जितनी भी आजकल जो समितियां बन रही हैं जो इस क्षेत्र में हमें और आगे ले जाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल भारत एक निर्यातक के रूप में उभर रहा है रक्षा क्षेत्र में, जबकि भारत पहले एक हमेशा एक आयातक समझा जाता था। और भारत के बिल्कुल न केवल क्षमता बढ़ रही है बल्कि निर्यात की जो क्षमता है वो भी बढ़ रही है, और वो दिखाती है कि भारत की जो वास्तविक क्षमता है विश्व पटल पर उसको किस तरह से अहमियत भी लगातार मिल रही है और इस दिशा में भी आगे बढ़ा जा रहा है। आलोक जी आपका और राजशेखर जी आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, और जिस तरह से दोनों देशों के बीच ये साझेदारी हुई है विशेषकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए, स्थिरता के लिए और समृद्धि के लिए नए अवसर और नए रास्ते खोलते हुए दिखाई देता है। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।